पिछली क्लास में देखा था, भारत का जो वैभवशाली उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों के बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी कि उन उपलब्धियों में किन किन चीज़ों में भारत ने उपलब्धियां ली थी, जिसमें सबसे पहला था हमारा भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार कैसे हुआ? बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकों में इसमें अलग अलग जगहों के बारे में हमें बताया है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका विश्व में संचार आक्रमण द्वारा न होकर क्या हुआ है, बिना आक्रमण के या बिना अटैक किए हुए हमारी संस्कृति का विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है। विदेशी इतिहासकार, विदेशी यात्री हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने पुस्तकों में और अपने अपने यात्रा वृत्तांत में इसके बारे में लिखा है। अलग अलग जगहों के जावा, सुमात्रा, मलाया, इंडोनेशिया, इस तरह से अलग अलग जगहों पर, पेरू, हर जगह पर हमारी भारतीय संस्कृति के स्थापत्य कला के नमूने देखे जा सकते हैं। मंदिरों का निर्माण जो वहाँ पर हुआ है, इन सब के बारे में जो जानकारी हमें किससे मिलती है? इन इतिहासकारों की पुस्तकों से मिलती है। और इसके साथ साथ अब सेकंड पॉइंट है हमारा प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। आपके क्वेश्चन बनता है, आपके जो लघुत्रात्मक या बड़े क्वेश्चंस में आता है, इसमें आपको पॉइंट पूछा जाता है कि वैभवशाली भारत की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, तो आप उसमें इन 4 पॉइंट्स को डिटेल कर सकते हैं और शॉर्ट में आता है तो सिर्फ इन 4 पॉइंट्स के नाम लिख सकते हो। सो सेकंड आता है आपका प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, थर्ड भारत में प्रागैतिहासिक प्राचीन संस्कृति एंड फोर्थ प्रागैतिहासिक शैल कला। अब हमने एक पढ़ चुके हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार हमने पढ़ लिया है। आज हम हमारा दूसरा टॉपिक लेंगे प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। इसमें इसके बारे में बताया जाता है कि हमारे भारत में प्राचीन काल में जो सिंधु सभ्यता और सभ्यताएं हुई है, वहां पर इन लोगों ने विदेशों से या आसपास के और देशों से व्यापार करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? समुद्री मार्ग अपनाया। और समुद्री मार्गों में से एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका निर्माण किया गया? नावों का निर्माण किया गया। इसलिए प्राचीन भारत की नाविक शक्ति जो थी वो काफी सक्षम थी, बहुत अच्छी थी। उस समय की जो शक्ति थी वो इतने बड़े बड़े तूफान आते थे, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर लोगों को पहुंचाने में सक्षम थी। प्राचीन भारत की नाविक शक्ति, ये नाविक नाम किसने दिया है या किस तरह से नाव का नाम इस तरह से इसमें पड़ा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो नाविक शक्ति में नाव का जो है वो संस्कृत में क्या बोला जाता है? इसको संस्कृत में, संस्कृत शब्द में इसको नव शब्द बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पर सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी के पास में सिंधु सभ्यता रही है और उनका मिस्र, मेसोपोटामिया और अलग अलग इन देशों से जो व्यापार हुआ है, उस व्यापार के माध्यम से, समुद्री मार्गों के माध्यम से ये व्यापार हुआ है। सो संस्कृत का जो शब्द था, संस्कृत शब्द नव से, संस्कृत शब्द नव जिसे जलयान कहा जाता था, तो नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया गया। नव शब्द जलयान के लिए, ठीक है, जलयान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इसका थोड़ा सा परिष्कृत रूप नाम आया और उर्दू में इस शब्द का पर्यायवाची के रूप में बना है नाव। तो नव का पर्यायवाची बना है नाव। और उसी तरह से इंग्लिश में जो इसका नाम दिया गया है वो इंग्लिश में इसे दिया गया है नेविगेशन। जो आप अपने मोबाइल में आजकल कहीं भी आते जाते हो तो आपको जब लोकेशन के बारे में, प्लेस के बारे में पता करना है तो आप क्या ओपन कर देते हैं? हमारा अपना नेविगेशन स्टार्ट कर देते हैं और उस नेविगेशन से आप अपनी प्रॉपर प्लेस पर पहुंच जाते हैं। तो यही वर्ड इंग्लिश में इन लोगों ने नेविगेशन दिया, जिसको इन्होंने क्या कहा है? नवगति। जो संस्कृत में या जो हमारी नव का जो अर्थ था, इसका मीनिंग था नव गति, मीन्स नाव को गति देने वाला, और ये नेविगेशन वर्ड दिया था इंग्लिश से। इस तरह से इस नाव शब्द का क्या हुआ? आपका आविष्कार हुआ है, नाव शब्द स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शक्तिशाली जलयान थे, अब प्राचीन भारत की नाविक शक्ति में सबसे पहले हमें जो चीज समझनी है वो क्या है कि इसके जो शक्तिशाली जलयान बनाए जाते थे, क्या थे? पहला पॉइंट आता है इसमें आपके शक्तिशाली जलयान। ये कितने शक्तिशाली थे? ये बात हमें इस बात से पता चलती है कि जो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर हमारे भारत के
आसपास में वो इतने बड़े बड़े महासागर हैं और इन महासागरों में यात्रा करने का मतलब होता है बहुत कठिनाई या बहुत रिस्क उठाना। और यहाँ पर इन लोगों ने बड़े बड़े तूफानों को, इन जलयानों ने क्या किया है, बड़े बड़े तूफानों को सहन करके और हजारों लोगों को आगे तक पहुंचाने का काम करते थे। और ये यात्राएं सुदूर देशों तक वो लोग उन लोगों को पहुंचाते थे। तो शक्तिशाली जलयान के द्वारा ये किन किन महासागरों में चलते थे? हिंद महासागर, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े और समुद्री तूफान को झेलते थे। प्रशांत महासागर में समुद्री तूफान को बहुत तेज आते हैं समुद्री तूफान, जैसे हमने देखे यहाँ पे हमारे यहाँ पर हम जब नाम सुनते हैं तो हमने सुना सुनामी, इस तरह के जो तूफान आए थे, तो समुद्री तूफान को झेलते हुए ये क्या पहुंचा देते हैं यात्रियों को अपने निश्चित स्थान पर को झेलते हुए यात्रियों को निश्चित स्थान पर पहुंचा देना, यात्रियों को निश्चित स्थान पर पहुंचा देना, निश्चित स्थान पर पहुंचाना। ये आप देख सकते हैं कि कितने शक्तिशाली वो जलयान थे कि वो हजारों यात्रियों को क्या करते थे, उनके निश्चित स्थान पर पहुंचा देते थे। इसी के साथ साथ वहां पर जो एक विदेशी यात्री आप जानते हैं फाहियान का नाम जो था, फाहियान जो चीनी यात्री था वो हमारे यहाँ पर आया और वो यहाँ पर किस रास्ते से आया, वो दक्षिण भारत से। उसने जो यात्रा की है वो सारी यात्रा अपने नावों के माध्यम से की है। तो वो दक्षिण भारत से होते हुए कहाँ गया, भारत भी आया, दक्षिण भारत से होते हुए कहाँ गया, वो लंका गया सबसे पहले, और लंका के बाद कहाँ गया वो जावा, और जावा से उसने फिर चाइना में, तो जावा और जावा से चीन। तो इस तरह से उसने अपनी सारी यात्राएं किसके माध्यम से की है, जलयान या नाव के माध्यम से की है। और जहां जहां भी वो गए हैं उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इन सब की जानकारी हमें दी है। तो इस तरह से जो शक्तिशाली जलयान थे वो हमारे एक उपलब्धि है हमारे भारत की। ठीक है, दूसरा उसका आता है हमारा विकसित बंदरगाह। विकसित बंदरगाह का मतलब क्या होता है, बंदरगाह समझते हैं, पोर्ट जो होते हैं आजकल जहाँ पर हमारे ये नावों का आने जाने का काम रहता है, तो ये विकसित बंदरगाह जो रहे हैं, इन बंदरगाहों में हमारे सिंधु सभ्यता में भी हमें बंदरगाहों के बारे में बताया गया है। तो विकसित बंदरगाह रहे हैं और इन विकसित बंदरगाहों में बहुत बड़े बड़े और विकसित था। कैसे विकसित था, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई काफी अच्छी थी। इसकी लंबाई थी 756 फीट लंबा। कितने फीट लंबा था ये, 756 फीट लंबा फीट, तो ये लंबाई थी इसकी, और इसकी चौड़ाई थी 126 फीट, इसकी चौड़ाई थी 126 फीट इसकी चौड़ाई थी। तो इस तरह से इतना लंबा और चौड़ा जो आज के कहाँ मिलता है, आगे उस समय था लोथल गुजरात में एक जगह का नाम था, गुजरात की, और जो आज सौराष्ट्र नाम है उसका, उस जगह पर आज जो विशाखापट्टनम है उसी जगह पर सेम बंदरगाह उस समय इतने हजार साल पहले की बात जो हमारी कही जाती है उसमें हमें विकसित बंदरगाह नजर आते हैं। और इन विकसित बंदरगाहों पर बहुत बड़े बड़े कौन से जहाज, जो मालवाहक जहाज होते थे, वो मालवाहक जहाज अपना सामान यहाँ लाते, यहाँ छोड़ते और फिर वापस से अपना सामान आगे लेकर जाते थे। इस तरह से यहाँ से फिर जो व्यापार होता था, व्यापार कहाँ का होता था, मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र के साथ इजिप्ट जिसको आप बोल सकते हो, मेसोपोटामिया जो पहले आपने नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, और कौन सी और किसका था, ईरान से हमारा इसमें यहाँ से सामान आता जाता था, मालवाहक जहाज आते जाते रहते थे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने देखा शक्तिशाली जलयान जो कहाँ चलते थे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, और फाहियान जो आया था वो इसी रास्ते से समुद्री मार्ग से ही कहाँ आए थे, हमारे यहाँ पर आए थे। इसी तरह से विकसित बंदरगाह जो थे, उनमें विकसित बंदरगाह जो लोथल सौराष्ट्र, जो आज का सौराष्ट्र है, उस समय गुजरात में थे, और लोथल में आपको एक बंदरगाह मिलेगा जो कहाँ था, 756 फीट लंबा और 126 फीट उसकी चौड़ाई थी, जो आज भी इतना ही विकसित वहाँ पर था। इनसे यहाँ से व्यापार कहाँ कहाँ को होता था, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से यहाँ पर जल
जल मार्ग से एक ही रास्ता था। पुराने समय में, प्राचीन समय में दूसरे देशों से कांटेक्ट करने का एक ही रास्ता था और वो रास्ता था कौन सा? जलयान वाला एक रास्ता था। और ये जो थे, ये जो प्राचीन में कोलंबस जो आया था, कोलंबस के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व की ये हमारी ये सारे वृत्तांत हमें दिखाया जाता है। और हमने देखा है कि इनकी जो कार्यशालाएं होती थी, कार्यशाला जैसे हमारे यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे यहाँ पर रेलवे के यार्ड बने होते हैं। उन रेलवे यार्ड्स में क्या होता है? रेलवे के बॉक्स डिब्बे बनते हैं या फिर इंजन बनते हैं, तो लोकोमोटिव इंजन बनते हैं। तो इस तरह से ऐसे ही कार्यशाला जो, क्योंकि बंदरगाह थी, जहाज थे तो जहाज के बनाने के लिए कार्यशाला भी थी, तो ऐसी कार्यशाला भी वहां पर थी। वो कार्यशाला कहाँ थी? एक तो सोपारा, ठीक है, ये कार्यशालाएं कहाँ थी? जहां पर जहाजों का निर्माण होता था, वो कार्यशाला थी। जलपोत निर्माण व छोटी नौकाएं बनाते थे लोग। क्या करते थे कार्यशाला में? जलपोत निर्माण, मीन जलयान का निर्माण, जलपोत का निर्माण व छोटी नौकाएं भी बनती थी। बड़े बड़े जहाज तो बनते थे, लेकिन जब किसी काम के लिए छोटी नौका की आवश्यकता होती थी तो छोटी नौकाएं भी क्या होती थी? बनती थी। इस तरह से वहां पर, और ये किस जगह पर थे? ये एक था सोपारा और दूसरा था आपका ब्रिगकुच। ये प्रसिद्ध बंदरगाह के नाम भी हम लिखते थे यहाँ पर। इसके साथ साथ प्रसिद्ध बंदरगाह कौन कौन से थे? बंदरगाह प्रसिद्ध सोपारा, ये सिर्फ नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और ब्रिगकच, ठीक है। तो ये आपके उस समय के प्रसिद्ध बंदरगाह रहे हैं। सॉरी, ब्रिगुकच है ये, ब्रिगुकच, ठीक है। तो ये आपके बंदरगाह रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अरब सागर को उस समय क्या कहा जाता था? तो अरब सागर का जो नाम था, प्राचीन नाम, वो था रत्नाकर। क्या नाम था उसका? नाम रत्नाकर उसका प्राचीन नाम था। और इसी के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी, क्योंकि हमारे इंडिया के मैप में आप देखते हैं कि हमारे जो प्रायद्वीप वाला पार्ट है, उस पार्ट के दोनों साइड में, एक साइड में आपकी क्या है? अरब सागर, और दूसरी साइड में बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर को क्या कहा जाता था? रत्नाकर। बंगाल की खाड़ी को कहा जाता था महोदधि, ठीक है। और क्योंकि ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधि, ठीक है। तो ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन के लिए होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसी के साथ साथ एक बुक थी युक्ति कल्पतरु, जो धार के राजा भोज द्वारा लिखी गई थी, और उनकी पुस्तक में नौका निर्माण व उनके प्रकारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। युक्ति कल्पतरु एक पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है राजा भोज के द्वारा। जो राजा भोज कहाँ के थे? धार, एमपी धार। तो धार के राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है? नौकाओं के निर्माण व प्रकार की जानकारी हमें इसमें मिलती है। इसका मतलब उस समय भी क्या था? जलयानों का यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। नौकाओं का निर्माण व इनके प्रकारों की जानकारी आपको किसमें मिलती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौकाओं के निर्माण और प्रकारों की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो युक्ति कल्पतरु में किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजा भोज, जो धार के राजा थे, प्रकारों का वर्णन राजा भोज है, उनके द्वारा लिखी गई है। इस तरह से हमें कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं। साथ साथ में हमें उनको लर्न करते जाना है और दिमाग में याद में रखते हुए रखना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक यंत्र यूज किया जाता था, उसको कहते थे लोह मत्स्य यंत्र। क्या था? इसका भी इंपॉर्टेंट है। लोह मत्स्य यंत्र क्या हो सकता है? ये आप सोच सकते हो। जो आपके जब कहीं आप जाते हो, लोह मत्स्य यंत्र किसे कहते हैं? इंग्लिश में से हम कह सकते हैं कंपास, जिससे आप क्या डायरेक्शन मालूम करते हो, है ना। तो इसका क्या नाम था उस समय? लोह मत्स्य यंत्र, जिसको आप क्या कह सकते हैं? दिशा सूचक यंत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन नाम दिशा सूचक यंत्र का जो उस समय के प्राचीन भारत के लोग यूज किया करते थे, वो क्या था? लोह मत्स्य यंत्र,
जिसको आप बोल सकते हैं दिशा सूचक यंत्र, या फिर आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में कंपास। ठीक है, ये सब हमें क्या बताते हैं, उस समय भी जब नाव चलाई जाती थी तो उस समय इस लोह मत्स्य यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, नेविगेशन के लिए, मीन्स दिशा जानने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये जानने के लिए उन्हें यूज किया। और इसका वर्णन हमें मिलता है अरब यात्रियों द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। अरब यात्रियों ने किसका उल्लेख किया है, अरब यात्रियों ने किया है लोह मत्स्य यंत्र का उल्लेख अपने इतिहास में या अपने बुक्स में किया है। इस तरह से हमारे पास मालूम पड़ता है कि क्या क्या था। अरब सागर को में रत्नाकर प्राचीन नाम, बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था, महोदधी, युक्ति कल्पतरु किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, राजा भोज द्वारा लिखी गई है, और इसमें नौकाओं के निर्माण और प्रकारों का वर्णन है। इसी के साथ साथ लोह मत्स्य यंत्र जो है, जिसे हम दिशा सूचक यंत्र कह सकते हैं या कंपास कह सकते हैं, और इसका वर्णन किया है अरब के जो यात्री हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है। अब जब इस तरह की व्यवस्था, जब नौकाओं की व्यवस्था थी, तो इन नौकाओं को संगठित करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग प्रेसिडेंट और इस तरह की बहुत सारी कमेटी बनाते हैं, तो ऐसे ही इन लोगों की भी क्या थी, एक कमेटी थी, क्योंकि इस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमेटी की आवश्यकता थी। तो एक कमेटी की आवश्यकता के साथ साथ जो मेगास्थनीज ने 9 देशों के नौका संगठन का वर्णन किया है कि कौन कौन लोग क्या क्या थे। तो इस तरह से मेगास्थनीज जो थे वो यूनानी थे, और उन्होंने इसका वर्णन किया है। इनका जो संगठन बना था, उस संगठन में कौन किस स्थान पर या कौन किसका स्थान रखता है, उसका हमें बताया गया है। तो इसमें हमें सबसे पहले लिखा गया है नौकाध्यक्ष किसको कहा जाता है, नौकाध्यक्ष। नौकाध्यक्ष का जो नाम था वो क्या था, नौकाध्यक्ष। ठीक है, जो नौकाध्यक्ष था उसे नौका संगठन का प्रमुख कहा जाता था। जो नौका संगठन था, नौका संगठन का प्रमुख। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि नौका संगठन के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है, आपको लिखना है नौकाध्यक्ष। उसके बाद आपका आता है जो कर्णधार या फिर इसका एक नाम और है, वो नाम है आपका महोसात। ये होता था आपका नौका प्रमुख। ठीक है, जिस नौका में वो रहता था, तो वो उस नौका का प्रमुख कहलाता था। इसी के साथ साथ आपका 3rd नंबर पे नियामक किसे कहा जाता है, नियामक होता था जो पतवार चलाने वाला। पतवार समझते हैं, पतवार जो नौका, जैसे आप जो पहले के ज़माने में स्टीम या इंजन वगैरह नहीं थे, तो नौका चलाने के लिए क्या होते थे, वो अपने हाथों से उसको क्या कहते थे, उसको पतवार जो होती थी उसको चलाते थे। तो उसको पतवार चलाने वाले को क्या कहा जाता था, नियामक। पतवार चलाने वाले को कहा जाता था नियामक। और एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं जलपोत का प्रमुख। ठीक है, उस जलपोत के प्रमुख को क्या कहा जाता था, जलपोत प्रमुख। मतलब उस पूरे बंदरगाह का प्रमुख कौन कहलाता था, उस पूरे बंदरगाह के प्रमुख का नाम था दत्त रश्मि ग्राहक। तो इस तरह से आपने ये क्या है, ये हमें किसमें वर्णन मिलता है, ये हमें मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज यूनानी जो था, उसकी बुक में हमें ये वर्णन मिलता है। इस तरह से सिंधु सभ्यता की अनेक मोहरों में या अनेक पात्रों पर क्या मिला है, हमें सिंधु सभ्यता के अनेक मोहरों और पात्रों पर भी हमें नाव के निशान या नाव का चित्र मिला है, जलपोतों के चित्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय भी हमारी जो क्या थी, हमारी जो ये नाविक शक्ति थी वो काफ़ी सक्षम थी, काफ़ी सुदृढ़ थी, और बहुत अच्छे से नावों के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, अपना व्यापार कर सकते थे। तो ये उपलब्धि हमारे भारत की देन रही है, और ये भारत ने ही इसको खोज किया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इससे देश विदेश में हमारा कॉन्टैक्ट या हमारा कनेक्शन हो पाया है, और जिससे हमारा व्यापार वाणिज्य बहुत बड़ा है। आज हमने देखा, एक पहले हमने देखी थी प्राचीन भारतीय संस्कृति की हमारी जो उपलब्धियाँ थी उसके बारे में, प्राचीन संस्कृति की जो थी। उसके बाद
विदेश विदेशों में संचार देखा, और फिर हमने देखा प्राचीन भारत की जो नाविक शक्ति थी वो कितनी सक्षम थी, कितनी मजबूत थी, कि उस समय के प्राचीन भारत के जो जहाज बनाए जाते थे वो बहुत मजबूत रहते थे। इसके साथ थैंक यू।